आपका फिर से एक नए चैप्टर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत में चैप्टर 16 कक्षा 8 विज्ञान। ठीक है, तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत अभ्यास प्रश्न में सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न का है इसमें पुनः प्राप्त न होने वाली मतलब अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। ऑप्शन है पवन ऊर्जा, बहते हुए जल की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले की ऊर्जा। तो सही आंसर होगा इसमें हमारा कोयले की ऊर्जा। कोयले की ऊर्जा क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। प्रश्न ख है पुनः प्राप्त होने वाली या फिर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। पुनः प्राप्त होने वाली समझिए यहाँ से अनवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा होती है पुनः प्राप्त न होने वाली और नवीकरणीय ऊर्जा होती है पुनः प्राप्त होने वाली। ठीक है, तो पुनः प्राप्त न होने वाली कौन सा स्रोत है इसमें से। तो ऑप्शन दे रखे हैं कोयला, पेट्रोलियम, ज्वार भाटा की ऊर्जा या फिर प्राकृतिक गैस। तो सही आंसर होगा हमारा इसमें ज्वार भाटा की ऊर्जा। ज्वार भाटा की ऊर्जा को हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रश्न है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, किसके द्वारा बदला जाता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें सौर भट्टी द्वारा, सौर सेल द्वारा, सोलर कुकर द्वारा या सौर जल ऊष्मक द्वारा। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें सौर सेल द्वारा। ठीक है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? सौर सेल द्वारा, सोलर प्लेट जो होती है उसके द्वारा। अब नेक्स्ट प्रश्न है पवन चक्की में प्रयोग होने वाली ऊर्जा है कौन सी है? पवन चक्की में प्रयोग होने वाली सौर ऊर्जा, वायु की ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा या जल ऊर्जा। तो सही आंसर होगा हमारा वायु की ऊर्जा। पवन चक्की में प्रयोग होने वाली ऊर्जा कौन सी है? वायु की ऊर्जा। नेक्स्ट है सही कथनों के सम्मुख सही और गलत कथन के सम्मुख गलत का चिन्ह लगाइए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, उत्तर में पहला सही गलत दे रखा है सभी प्रकार की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, बिल्कुल सही है। मिट्टी का तेल और डीजल पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं, सही है ये भी। सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती, गलत है। सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। घ है बांध द्वारा बनाए गए जलाशय के जल में गतिज ऊर्जा होती है, बिल्कुल सही है। विद्युत ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, विद्युत ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, बिल्कुल सही है। इसे प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता, बिल्कुल। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा मुक्त ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, सही है ये भी। इसमें से एक गलत है, बाकी सब सही है। सभी प्रकार की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, सही है ये। मिट्टी का तेल और डीजल पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं, ये भी सही है। सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती, ये गलत है, करी जा सकती है। बांध द्वारा बनाए गए जलाशय के जल में गतिज ऊर्जा होती है, ये भी सही है। विद्युत ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है, इससे प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता, ये सही है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा मुक्त ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, ये भी सही है। प्रश्न तीसरा आता है अब हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें क दे रखा है मुख्यतः जीवाश्म ईंधन क्या होता है? पेट्रोलियम और कोयला है। जीवाश्म ईंधन क्या है? पेट्रोलियम और कोयला है। ख सभी प्राणी अपना भोजन सूर्य से प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सभी प्राणी अपना भोजन सूर्य से प्राप्त करते हैं। ग है इसमें बायोगैस मुख्यतः मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस मुख्यतः मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। जल विद्युत संयंत्र का मुख्य स्रोत जल है, जल विद्युत संयंत्र का मुख्य स्रोत जल है। अब प्रश्न 4 आता है निम्न प्रश्नों में 4 पद हैं, 3 पद किसी न किसी रूप से भिन्न है या फिर रूप से एक है, एक पद अन्य 3 से भिन्न है। तो भिन्न की पहचान कर अभ्यास पुस्तिका में लिखवाना है। ठीक है, तो इनमें दे रखे हैं डीजल, पेट्रोल, सूर्य और मिट्टी का तेल। तो इसमें से ये डीजल, पेट्रोल और मिट्टी का तेल एक ही चीज़ है और सूर्य इसमें से अलग है। ठीक है, वायु, जल, बायोगैस और कोयला। तो इसमें से कोयला डिफरेंट है, मतलब भिन्न है इन तीनों से। वायु, जल और बायोगैस ये एक उस कैटेगरी में आते हैं और कोयला अलग आता है। सोलर कुकर, सौर सेल, प्रकाश और सौर जल ऊष्मक। और इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से प्रकाश होगा, क्योंकि बाकी सब सोलर कुकर, सौर सेल और सौर जल ऊष्मक, ठीक है, ये प्रकाश है। अब ईंधन, अनाज, फल और सब्जियां, इनमें 5 है। स्तंभ क और स्तंभ ख में दिए गए प्रश्नों का मिलान कीजिए। तो स्तंभ क में दे रखे हैं पेट्रोल, कोयला, जलाशय पर बांध और डीजल और वायु। और स्तंभ ख में दे रखे हैं तापीय विद्युत घर, जल विद्युत संयंत्र, बस, पवन चक्की और स्कूटर। तो पेट्रोल का मिलान करना है। पेट्रोल से क्या चलता है? स्कूटर चलता है। और वायु से पवन चक्की और डीजल से बस चलती है। जलाशय पर बांध जल विद्युत संयंत्र लगाते हैं और कोयला तापीय विद्युत घर। ठीक है, अब प्रश्न 6 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो
पृथ्वी पर प्रश्न का है इसमें, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। प्रश्न नेक्स्ट है, सोलर सेल का क्या उपयोग होता है? तो सोलर सेल प्रकाश उत्पन्न करने, रेडियो, टीवी, जल पंप आदि चलाने में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न ग है, पेट्रोलियम किस प्रकार बनता है? तो पेट्रोलियम लाखों करोड़ों वर्ष में भौगोलिक उथल पुथल के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर जीव जंतु एवं पौधे दब जाते हैं। मृत जीव जंतु एवं वनस्पतियां ऊष्मा दाब उत्प्रेरक क्रिया द्वारा अपघटित होने से पेट्रोलियम बन जाता है। इसीलिए इसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, है ना। जीवाश्म ईंधन की भी परिभाषा हम इस प्रकार से कर सकते हैं। लाखों करोड़ों वर्ष में भौगोलिक उथल पुथल के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर जीव जंतु दब गए, है ना, जो पौधे वगैरह दब जाते हैं। अब मृत जीव जंतु एवं वनस्पतियां ऊष्मा दाब तथा उत्प्रेरक क्रिया द्वारा अपघटित होने से पेट्रोलियम बन जाते हैं। प्रश्न घ आता है इसमें, सौर ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? तो उत्तर है, सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग वायु ऊर्जा में, जल ऊर्जा में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, सोलर कुकर, सोलर सेल और जल ऊष्मक तथा सभी प्राणियों के भोजन में किसी न किसी रूप में होता है। किसका उपयोग? सौर ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव का। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा क्या है? इसका क्या उपयोग है? उत्तर है इसका, नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग परमाणु भट्टी द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। प्रश्न 4 आता है, वर्तमान में जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्यों हैं या क्या हैं? वर्तमान में जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्यों हैं? चलिए, उत्तर है इसका, वर्तमान में शहरों और कस्बों में भोजन पकाने के लिए द्रव पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रयोग किया जाता है। ये एलपीजी की फुल फॉर्म है द्रव पेट्रोलियम गैस। इसके अलावा जनरेटर, मोटर कार, बस, मोटरसाइकिल, ट्रक, रेलगाड़ी, वायुयान चलाने में पेट्रोलियम उत्पादों जैसे डीजल, मिट्टी का तेल और पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। रेल इंजन में कोयले का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त ऊर्जा के सभी स्रोत हमें जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होते हैं, इसलिए वर्तमान में जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है। अब प्रश्न आता है, ऊर्जा संकट क्या है? आप उस संकट को दूर करने के क्या उपाय करेंगे? उत्तर है, जनसंख्या वृद्धि और दैनिक जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा की मांग दिनों दिन बढ़ रही है। वर्तमान में कुल ऊर्जा व्यय का 80% भाग पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर है। जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। यदि हम इसी प्रकार अनवीकरणीय ऊर्जा का अंधाधुंध प्रयोग करते रहे तो ये स्रोत एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इस कारण ऊर्जा संकट उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य, जल, वायु, बायोगैस आदि के प्रयोग पर जोर देंगे तथा निम्नलिखित उपायों पर अमल कराने का प्रयास करेंगे। तो कौन कौन से हैं ये? चलिए देखते हैं। पहला नंबर 1 है इसमें, घर के विद्युत उपकरण जैसे पंखे, बल्ब, हीटर आदि की आवश्यकता न होने पर हमें बंद रखना चाहिए। नंबर 2 है, जहाँ पर संभव हो भोजन पकाने में, भोज्य पदार्थों के सुखाने में, पानी को गर्म करने में सौर ऊर्जा का ही प्रयोग करना चाहिए। नंबर 3 है इसमें, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ट्यूबलाइट, सोडियम वाष्प लैंप या फिर मरकरी वाष्प लैंप का प्रयोग घरों में तथा सड़कों पर करना चाहिए। नंबर 4 है, कम दूरी के लिए पेट्रोल या डीजल के वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, साइकिल से जाना चाहिए। नंबर 5 है, ईंधन की कम खपत करने वाले वाहनों का प्रयोग करना चाहिए तथा इंजनों की सफाई करते रहना चाहिए। नंबर 6 है इसमें, ऊर्जा अपव्यय की रोकथाम और ऊर्जा बचत की उचित आदतों का ज्ञान होना चाहिए। और ये है इसमें, सीमित तथा असीमित ऊर्जा के 3 उदाहरण लिखिए।
प्रश्न नेक्स्ट आ गया इसमें, सीमित तथा असीमित ऊर्जा के तीन तीन उदाहरण लिखिए। तो सीमित ऊर्जा कौन सी होती है और असीमित ऊर्जा कौन सी होती है? सीमित ऊर्जा है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। असीमित ऊर्जा क्या है? जल, वायु और बायोगैस। असीमित मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होंगे और ये सीमित हैं, ये ख़त्म भी हो सकते हैं, एक लिमिट तक हम इन्हें खर्च कर सकते हैं। प्रश्न 7 आता है, ऊर्जा के कौन कौन स्रोत वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते हैं? तो उत्तर है इसका जल, पवन, जैव गैस तथा सूर्य ऊर्जा, ये वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते। प्रश्न 8 है, ऊर्जा के उन स्रोतों का नाम बताइए जिनसे वायुमंडल प्रदूषित हो जाती है। तो कौन कौन से हैं? कोयला और पेट्रोलियम। ऊर्जा के उन स्रोतों का नाम बताइए जिनसे वायुमंडल प्रदूषित होता है। तो कोयला और पेट्रोलियम, पेट्रोल से और कोयला से जलाने पर इनसे वायुमंडल प्रदूषित होता है। प्रश्न 9 आता है, गोबर गैस प्लांट का सचित्र वर्णन कीजिए। तो गोबर गैस प्लांट का सचित्र वर्णन है ये चित्र बन रहा है, इसे बनाइए अपनी कॉपी में, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो, ये बनाना आ जाएगा। ठीक है, और उत्तर देखते हैं इसका, जीव जंतुओं के मलमूत्र, गोबर, कचरा, कृषि उत्पादों के अपशिष्ट आदि को जैव मात्रा कहते हैं। इनका विशेष प्रकार के संयंत्र में विघटन कर, मतलब सड़ा करके विघटन कर ऊर्जा के एक स्रोत बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। गोबर में संचित रासायनिक ऊर्जा को बायोगैस में बदलने का कार्य गोबर गैस प्लांट में किया जाता है। क्या करा जाता है? गोबर में संचित रासायनिक ऊर्जा को बायोगैस में बदलने का कार्य गोबर गैस प्लांट में किया जाता है। इसमें चित्रानुसार मिक्सिंग टैंक में गोबर को जल में मिलाकर पाचक टैंक में डाला जाता है। इससे मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण युक्त गैस उत्पन्न होती है। इस गैस को गोबर गैस या बायोगैस कहते हैं। तो गोबर गैस या बायोगैस किन किन का मिश्रण है? मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का, CH4 और CO2 का। प्रश्न नेक्स्ट है इसमें, सोलर कुकर की संरचना एवं उपयोग लिखिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। सोलर कुकर द्वारा सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके इसे भोजन पकाने में प्रयोग किया जाता है। सूर्य की प्रकाश किरणें कुकर के कांच के ढक्कन तथा परावर्तक पर पड़ती हैं। कुकर का जो कांच का ढक्कन होता है उस पर पड़ती हैं। कांच के ढक्कन पर तथा परावर्तक से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश किरणें बॉक्स में रखे बर्तन तथा उसकी भीतरी दीवारों पर पड़ती हैं। बर्तन की बाहरी सतह तथा बॉक्स की दीवारें व तली सभी काले रंग की होती हैं, जिससे सूर्य की किरणों की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। परिणाम स्वरूप बॉक्स के अंदर का ताप बढ़ जाता है। 2-3 घंटों में इसके अंदर रखा खाना पक जाता है। अब सोलर कुकर की सहायता से चपाती बनाने और सफाई करने के अतिरिक्त सभी प्रकार के भोजन पकाए जा सकते हैं। प्रश्न 11 है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक उपयोग क्यों करना चाहिए? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा तथा बायोगैस से प्राप्त ऊर्जा पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। विकास के साथ साथ ऊर्जा की मांग में वृद्धि हुई है, अतः विभिन्न ऊर्जा स्रोतों का न्यायसंगत उपयोग किया जाना चाहिए। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं, अतः हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? क्योंकि अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं, इसलिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए। प्रश्न 12 है इसमें, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है? विस्तार से समझाइए। उत्तर है इसका, ऊर्जा संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपायों को अपनाना चाहिए। पहला है, ऊर्जा अपव्यय की रोकथाम और ऊर्जा बचत की उचित आदतों का ज्ञान ऊर्जा बचत में सहायक हो सकता है। दूसरा है इसमें, ऊर्जा संरक्षण के दृष्टिकोण से परंपरागत अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग यदा कदा ही करना उपयुक्त होगा।
नंबर 3 है, घर के विद्युत उपकरण जैसे पंखे, बल्ब, हीटर आदि को अति आवश्यक होने पर ही प्रयोग में लाना चाहिए। आवश्यकता न होने पर इनका उपयोग बंद कर देना चाहिए। ठीक है। जहाँ पर संभव हो भोजन पकाने में, भोज्य पदार्थों के सुखाने में, पानी को गर्म करने में सौर ऊर्जा का ही प्रयोग करना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट है, सोलर कुकर में भोजन पकाने पर आवश्यक तत्व भी सुरक्षित रहते हैं। विटामिन्स वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाते, सुरक्षित रहते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ट्यूबलाइट, सोडियम वाष्प या फिर मरकरी वाष्प लैंप का प्रयोग घरों में तथा सड़क पर करना चाहिए। भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग करना चाहिए, इससे ऊर्जा की बचत होती है। और खाना पकाने में मिट्टी के तेल का प्रयोग करते समय अच्छे किस्म के स्टोव का प्रयोग करना चाहिए। आजकल तो मिट्टी के तेल का प्रयोग कर ही नहीं रहे, ना ही मिट्टी के तेल के स्टोव चल रहे। आसपास के स्थानों के आने जाने के लिए पेट्रोल डीजल के वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? साइकिल का, या फिर पैदल भी जा सकते हैं 1-2 किलोमीटर। व्यक्तिगत वाहनों के प्रयोग के स्थान पर यात्रा रेलगाड़ी या बस जैसे सार्वजनिक वाहनों से करनी चाहिए। ऐसा करने पर ईंधन की बचत होगी। ये नहीं कि जब गाड़ी हमारे पास तो हम अपनी गाड़ी से ही जाएंगे। कहीं ज़्यादा थोड़ा दूर जा रहे हैं तो वाहन या रेलगाड़ी, बस या रेलगाड़ी में चले जाइए सभी के साथ। अब प्रश्न 13 है इसमें, बायोगैस किसे कहते हैं? बायोगैस किसे कहते हैं? प्रश्न 13 है, बायोगैस किसे कहते हैं? बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का मिश्रण है। यह गैस प्लांट में गोबर और जल के मिश्रण से उत्पन्न की जाती है। जब मिक्सिंग टैंक में गोबर और जल को मिलाकर पाचक टैंक में डाला जाता है तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इस गैस को ही हम बायोगैस कहते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो ये थे प्रश्न आपके ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के। चैप्टर 16 था। एक और चैप्टर रह गया है आपका, चैप्टर 17 कंप्यूटर ओनली। उसे नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। जो स्टूडेंट कक्षा 8 में पढ़ रहे हो उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक है।